हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोड टू सर्व अकेडमी में बच्चों। और आज का लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को फॉलो किया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड व्हाई डू वी इवन नीड दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको ये भी पता होगा कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वन लेयर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि इट इज इटसेल्फ अ मल्टी लेयर्ड हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहां पर हम लोग बात करते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज की। और मैंने ये भी बताया था कि वी डोंट हैव एनी नीड राइट नाउ कि हम लोग ये पूरे लेयर्स को ओपन करें, बट जब हम लोग जैसे प्लांटे में आए थे तो थोड़ा सा लेयर तक हम लोग गए थे, डिवीजन तक हमने देखा था। अब जब हम लोग एनिमेलिया डिस्कस कर रहे हैं तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि किंगडम एनिमेलिया में क्या डिफरेंट फाइलम्स हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कोर्डाटा फाइलम, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनमें और किन किन क्लासेस में हमने डिवाइड किया है उन्हें, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिना ज्यादा देर किए आओ बच्चों शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के लेक्चर को। और आज पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट क्लास ऑफ द फाइलम कोर्डाटा, जिसे हम पीसेस कहकर बुलाते हैं। आम भाषा में कहूं तो मैं आज हम लोग पहले मछलियों के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। फिशेस क्लास में सिर्फ कौन आते हैं? फिशेस आते हैं। फिशेस यानी कि जो एग्जैक्टली ट्रू फिशेस हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखो भाई, जब हम लोग हर क्लास के बारे में पढ़ेंगे ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उस क्लास के एलिमेंट्री फीचर्स के बारे में, लाइक वो किस हैबिटेट में मिलते हैं, उनके बॉडी में प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और बस इन्हीं चीजों के बारे में बात करते करते एक एक क्लास का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। एंड ज्यादा डिस्कशन है नहीं भाई, कुछ लिमिटेड ही क्लास है कोर डाटा फाइलम में और उन्हीं को हमें पढ़ना है, जहां पे शुरुआत होती है मछलियों से यानी पीसेस से। आओ एक एक कर सारे डिटेल्स को समझना शुरू करें। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज द हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, यानी कि ये लोग मिलते कहाँ हैं और जहां मिलते हैं उस जगह पे पाए जाने के लिए किस प्रकार से अडेप्टेड होते हैं। तो देखो भाई, बात ही है मछलियों की, बात कर रहे हैं तो मछलियां कहाँ मिलेंगी? जाहिर सी बात है हवा में उड़ते हुए नहीं मिलने वाली है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। चाहे अब वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हो या फिर मरीन इन्वायरमेंट हो, किसी ना किसी प्रकार से ये लोग मिलेगा हमें पानी के अंदर ही। तो सबसे पहले तो इनका जो हैबिटेट है दैट इज कंप्लीटली एक्वेटिक, यानी पानी से जुड़े हुए ऑर्गेनिजम्स है ये। और अडेप्टेशन क्या है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनके पास, जिससे कि स्विमिंग आसान हो जाती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहने का मतलब नैरो एट स्टार्टिंग एंड एंडिंग बट वाइडर एट बिटवीन। तो ऐसे केस में मैं कहता हूं ये शेप क्या है? यही एक स्ट्रीमलाइंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखोगे कि मछलियों का शेप आमतौर पर ऐसा होता है जिसके वजह से वो लोग पानी में मिलने वाले ड्रैग को कट ऑफ करके इजिली तैर पाते हैं। और इंटरेस्टिंगली बोट्स का भी जो डिजाइन है वो मछलियों के ही बॉडी शेप से इंस्पायर होके ह्यूमंस ने बोट्स को भी एक पर्टिकुलर शेप दिया है। और आप देखोगे बोट्स हो, शिप्स हो, उनमें भी जो डिजाइन होता है, इवन सबमरीन्स, तो वहां भी डिजाइन को स्ट्रीमलाइन रखने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि दिस अडेप्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट, या कह लो बेटर मूवमेंट इनसाइड वाटर और इन द वाटर। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करने के लिए दे हैव सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स, क्योंकि देखो मछलियों को ना मेजॉरिटी टाइम पानी में रहना है, उसी पानी से उन्हें ऑक्सीजन निकालना है। और चाहे लंग्स हो या स्किन हो, लंग्स तो ऐसे बना ही नहीं है पानी में से ऑक्सीजन निकालने के लिए। अगर स्किन से सांस लेने वाली बात भी करें तो स्किन से भी रेस्पिरेशन बहुत कम एफिशिएंट होता है। हाँ, किया जा सकता है पानी के अंदर स्किन से रेस्पिरेशन, लेकिन एफिशिएंसी उसकी कम दिखती है। और जब आप फिशेस में डाइवर्सिटी देखोगे तो छोटे से बड़े हर साइज का फिश आपको जो है वो देखने को मिलेगा इनसाइड द वाटर। दैट इज वाई उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। और ये गिल्स का स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर हम लोग फिशेस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने कहा था, किंगडम, फाइलम और ज्यादा से ज्यादा कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब फिर इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में
ऑर्डर्स अगर देखें तो मछलियों का जो ऑर्डर्स है वो आगे फिर उनके गिल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी डिजाइन हुआ है, ठीक है। अभी हमारा वो डिस्कशन नहीं है, फिलहाल सभी के पास गिल्स होगा जिससे दे विल एक्सचेंज गैसेस इनसाइड द वाटर। नेक्स्ट वी हैव हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टू चेम्बर्ड हार्ट होगा। जब मैं कहता हूं टू चेम्बर्ड हार्ट तो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है। अब ये टू चेम्बर्ड हार्ट ये भी बता रहा है कि इनमें डबल नहीं सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होगा और मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड होती हैं यानी कि ये लोग अपने टेम्परेचर को जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में खुद से मेंटेन नहीं रख पाती है। जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा बेचारी मछलियों के बॉडी का टेम्परेचर उसी के साथ चेंज होगा, इसीलिए इन्हें हम लोग कोल्ड ब्लडेड कहते हैं अक्सर। यानी कि देखो थर्मो रेगुलेशन में अगला पॉइंट क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये लोग। कोल्ड ब्लडेड को ही बायोलॉजिकल टर्म्स में बच्चों हम कहते हैं पोइकिलोथर्मस। अब याद करने का तरीका क्या, पोइकिलोथर्मस को हम लोग तो अपने पढ़ाई के टाइम पे मजाक मजाक में पाव किलो थर्मस भी कहते थे, ऐसे मजाक में। पाव किलो यानी कि 1 किलो से तो कम, यानी कि कम। ये लोग जो इनका थर्मल रेगुलेशन कम होता है, जिनका थर्मल रेगुलेशन कम होता है उन्हें मैं कोल्ड ब्लडेड कह देता हूं या फिर पोइकिलोथर्मस कह देता हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें तो इनका जो स्किन का कवरिंग होता है उसमें ओवरलैपिंग स्केल्स होता है। ओवरलैपिंग स्केल्स का मतलब आप देखोगे मछलियों के बॉडी में स्केल्स तो होता है, लेकिन स्केल्स किस प्रकार से होता है। मान लो ये मछली का एक स्केल है ये हाथ, तो दूसरा स्केल जो है वो इसके नीचे से शुरू होकर ऐसे आगे तक जाएगा। देखो ये एक स्केल, इसके ऊपर दूसरा स्केल, तीसरा फिर इसके ऊपर होगा, चौथा इसके ऊपर लगा रहेगा और एक के ऊपर एक थोड़ा 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 ओवरलैप करते हुए सारा स्केल्स का स्ट्रक्चर दिखता है। एंड नेक्स्ट इज लोकोमोशन मींस मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए बच्चों दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स, यानी कि इनके बॉडी में डिफरेंट फिन्स होता है जिसके मूवमेंट के मदद से एंड अगेन कंबाइंड विद दैट स्ट्रीमलाइंड शेप्ड बॉडी ये लोग आसानी से पानी के अंदर या अराउंड द वाटर मूव कर पाते हैं। और कोई ट्रू लिम्स नहीं होता है, यानी देखो इनमें ना ये जो फिन्स है ये मत समझना कि मछलियों का जो फिन्स है वो उसका लिम्स है, नहीं। अभी तक लिम्स यहाँ डेवलप नहीं हुआ है इनमें, इनमें लिम्स है ही नहीं, बल्कि क्या है फिन्स है इंस्टेड, जिसके मदद से ये लोग तैरते हैं। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं डॉल्फिन या वेल से, ठीक है, तो डॉल्फिन या वेल्स का जो फ्लिपर होता है ना वो उनका लिम्स है, क्योंकि डॉल्फिन और वेल जो है वो फिशेज नहीं है, वो मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फिशेज है इनके पास कोई लिम्स नहीं देखने को मिलता है, फिंसी होता है उनका वो स्ट्रक्चर जिससे ये मूव करते हैं। दो मेजर टाइप्स का फिश जो है वो आमतौर पर दिखता है, एक होता है कार्टिलेजिनियस फिश, यानी ऐसा फिश जिसके पास कोई हड्डी नहीं है बल्कि सिर्फ कार्टिलेज का बना हुआ है। अब आप कहोगे सर सिर्फ कार्टिलेज का क्यों बना है, हड्डियां तो कितनी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ देती है बॉडी को, अगर सिर्फ कार्टिलेज का बना हुआ है तो यानी कि इनका बॉडी तो कमजोर होता होगा। तो बच्चों मैं बताऊंगा कि वो लोग जिस पार्ट ऑफ वाटर में मिलते हैं ये कार्टिलेजेस उल्टा उनके सर्वाइवल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कैसे, जैसे आप देखोगे शार्क एक कार्टिलेजिनस फिश है, उसके पास जो है वो बोन्स नहीं होता है, खास तौर पर वैसे शार्क्स में जो कि पानी के बहुत डीप विद इन रहते हैं। देखो पानी के जितने डेप्थ में जाओगे प्रेशर उतना बढ़ता है और बोन्स पे प्रेशर लगाने पे क्या होगा, बोन्स टूट जाएगा। लेकिन जो फिशेस पानी के गहराई में रहती है उनके पास हड्डी होता ही नहीं है, कार्टिलेज होता है, जिसके कारण दे कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर दैट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय देम इनसाइड द डीप वाटर। समझ आ रही बात। एग्जांपल के लिए आप देखो शार्क, डॉग फिश, स्केट, इन सभी के पास जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना रहता है। और इनमें ना एक खासियत और होता है, गिल स्लिट्स इनका ओपन होता है, ओपन यानी एक्सपोज्ड। आपको अगर आप एक शार्क को देखोगे तो एक शार्क के स्ट्रक्चर में एक बड़ा कॉमन चीज ये नजर आएगा आपको। सपोज करो कि दिस इज अ शार्क, तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर ना आपको साइड में से लाइन 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 टाइप का देखने को मिलता है। ये जो लाइन लाइन दिख रहा है शार्क के साइड में, दिस स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ व्हाट, यही स्ट्रक्चर जो है वो शार्क का गिल्स है। और ये गिल्स देखो एक्सपोज्ड है, साफ साफ नजर आ रहा है भाई। और वही जो मछली आप खाते हो, अगर मार्केट में जाकर कभी मछली के मंडी में जाकर देखो मछलियों को, जो मेनली जो बोनी फिशेज है, तो आपको ना उनके गिल्स के पास गिल्स के ऊपर एक कवर मिलेगा जिसके अंदर उनका गिल्स प्रेजेंट होता है, एक्सपोज्ड नहीं होता है। जबकि देखो शार्क्स का जो कार्टिलिजियस फिशेज हैं उनका गिल्स कैसा होता है, एक्सपोज्ड होता है। चलो अब बात करें बोनी फिशेस के बारे में, इनका स्केलेटन बना होगा बोन से।
गिल्स कवर्ड होगा। गिल्स जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है उसे ओपर्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। अब देखोगे मछलियों को जब खरीदा जाता है तो मछली खरीदने के बाद लोग क्या करते हैं, मतलब बेचते समय वो उसका हेड से ये ओपर्क्यूलम को हटाकर उसके अंदर से गिल्स को निकाल देते हैं, क्योंकि गिल्स जो पार्ट है उसको लोग कंज्यूम नहीं करते, खाते नहीं है आमतौर पर। तो उस गिल्स को हटाने के लिए पहले क्या करते हैं, वो ओपर्क्यूलम को साइड करते हैं। तो आपको दिखेगा कि बोनी फिशेज में गिल्स ऐसे कवर्ड होता है, एक्सपोज्ड नहीं होता है जैसे शार्क्स में होता है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो कार्प्स, रोच, हेरिंग्स, ट्राउट, टूना, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बोनी फिशेज हैं और ज्यादातर का इस्तेमाल लोग खाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, पहली बात इनका रिप्रोडक्शन जो है वो ओविपोरी होता है, यानी कि ये लोग एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इनके एग में डिफरेंस क्या है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि मेल्स एज वेल एज फीमेल्स दोनों के दोनों जो है वो अपने अपने गेमेट्स को आउटसाइड देयर बॉडी वाटर में रिलीज करते हैं इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, जिसके वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है। एंड वी से कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। यहां तक अब आपको ना फिशेज यानी कि फिशेज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। आओ जरा हम लोग अपने अगले क्लास को देखें। आवर नेक्स्ट क्लास इज क्लास एम्फीबिया, जिसमें कि मेंढक, टोड्स, सेलेमेंडर्स और न्यूट्स आते हैं। खासियत क्या, इन सभी में ना जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा खास देखने को मिलता है। कैसा खास लाइफ साइकिल, इनके अंडों को पानी में दिया जाता है, एक्वेटिक लार्वा होता है इनका, यानी लार्वल स्टेज में गिल्स होता है, और जब लार्वाज मैच्योर हो जाते हैं तब गिल्स गायब हो जाता है, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में क्या देखने को मिलता है, लंग्स। लाइक आपने मेंढक के बारे में तो ये जरूर सुना होगा कि एग्स, एग से टेडपोल, एंड टेडपोल से बनता है अडल्ट फ्रॉग, एंड देन फिर वो अडल्ट फ्रॉग एग्स ले करता है, एंड दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है जहां एग्स में से डायरेक्ट फाइनल फॉर्म बाहर नहीं आता है बल्कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उनमें, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। क्या कहते हैं हम लोग, मेटामॉर्फिज्म। तो ये जो हमारे एम्फीबिया क्लास के ऑर्गेनिजम्स है इनमें क्या देखने को मिलता है, मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। स्किन, जहां हम लोग देख रहे थे पीसेज में जो है वो क्या था, ऐसा स्केली स्किन था। इनमें स्किन कैसा है, स्मूथ स्किन है, स्लाइमी होता है, यानी टच करोगे अगर आपको ना तो स्टिकी सा फील होगा, और अगर पकड़ने का ट्राई करो तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके हाथ से छूट के निकल जाए, ठीक है। और मॉइस्ट स्किन, नॉन स्केली तो मैंने पहले बता दिया है। कोई चीज स्मूथ एंड स्केली एट द सेम टाइम नहीं हो सकता है, स्केली है तो थोड़ा तो रफ फील होना चाहिए, और अगर स्केली नहीं है तो वैसे केस में स्मूथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इनमें ना ये जो स्किन होता है वो क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन के काम आता है। क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन कहने का मतलब स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन कहते हैं। लाइक जब ये फ्रॉग टेडपोल था तब तो इसके पास गिल्स था, ये आराम से पानी में सरवाइव कर लेता था, लेकिन जब ये फ्रॉग फ्रॉग बन गया तो अब तो इसके पास लंग्स है, गिल्स तो है नहीं, लेकिन अभी भी इसे पानी के पास जाना होगा। क्यों जाना होगा, फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें भी बच्चों क्या होता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है टू बी प्रिसाइज। तो इसी वजह से इन्हें ना पानी में लौट कर जाना ही पड़ता है। अब गिल्स तो इनके पास है नहीं, तो वहां जाकर कैसे रिस्पायर करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ देयर स्किन, मोइस्ट स्किन, और वैसे रेस्पिरेशन को क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक और खासियत है, इनका ईयर्स जो है ना उनमें एक्सटर्नल ईयर ड्रम होता है। लाइक आप अपने ईयर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ईयर में एक ईयर कैनाल दिखेगा, और उस ईयर कैनाल के अंदर कहीं आपका ईयर ड्रम होगा, लेकिन एक फ्रॉग को पकड़ के अगर आप चेक करोगे तो आपको ना उनका कोई ईयर कैनाल नहीं नजर आएगा, बल्कि उसके ईयर के पोजीशन पे डायरेक्ट ऐसा एक्सटर्नल ईयर ड्रम्स होगा जो कि वाइब्रेशंस कैच करके साउंड प्रोड्यूस या कह लो साउंड को समझने में हेल्प करता है फ्रॉग्स की। यहाँ पे मैं बार बार फ्रॉग्स का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मोस्ट ऑब्जर्व्ड फॉर्म ऑफ एम्फीबियन है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। लिम्स की बात करें तो अब इनके पास ट्रू लिम्स होगा, जहां पर दो पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलेगा, फोर लिम, हिंड लिम्स, नॉर्मल हमारे जैसा फोर लिम्स है, हिंड लिम्स है, लेकिन इनका फोर लिम और हिंड लिम्स जो है वो अडेप्टेड होता है कई बार स्विमिंग के लिए, जंपिंग के लिए या फिर वॉकिंग के लिए, ठीक है। अब इनका जो लिम्स है ना उनमें 5 फिंगर्स देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से
जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें फिंगर प्रेजेंट होता है उसमें देखने को मिलता है। और जहां पर 5 फिंगर्स प्रेजेंट हो लिम्स में, उस कंडीशन को हम लोग पेंटाडेक्टाइल कंडीशन कहते हैं। तो पेंटाडेक्टाइल कंडीशन होता है यानी कि इनके लिम्स में 5 फिंगर्स या 5 डिजिट्स होता है। देखो, लिम्स हो गया एक्सटेंशन ऑफ द एब्डोमेन, उसको लिम्स कह रहे हैं हम लोग, आगे वाले को फोर लिम्स, नीचे वाले को हिंड लिम्स, और उस लिम्स में जो फर्दर एक्सटेंशन होता है उसे डिजिट्स कहते हैं। और यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं? 5 है, या कह लो 5 फिंगर्स है। हार्ट की बात करें तो 3 चेम्बर्ड हार्ट है। अब 3 चेम्बर्ड हार्ट कहने का मतलब 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, ऊपर 2 वेंट्रिकल, ऊपर 2 एट्रियम, ऊपर वाला चेम्बर्स 2 होता है, एट्रियम कहते हैं उसे, तो 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट इज, ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है। अभी मैंने बताया था कोल्ड ब्लडेड को क्या कह सकते हैं हम लोग? पोइकिलोथर्मस कह सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करो तो टोड्स एग्जाम्पल है, सेलेमेंडर्स एग्जाम्पल है, फ्रॉग्स एग्जाम्पल है। चलो, दैट वाज योर एम्फीबिया क्लास। नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया। अब आप देखोगे कि हमने पानी से शुरुआत की थी, फिशेस कंप्लीटली एक्वेटिक, एम्फीबिया जमीन पे तो है लेकिन लौट के पानी में जाएगा। शुरुआत उसकी पानी में हुई, जमीन पे आया, फिर लौट के पानी में गया रिप्रोडक्शन के लिए। अब जो जिसके बारे में बात करेंगे, ये लोग स्ट्रिक्टली जो है वो ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म ही होता है। हालांकि याद रखना, रेप्टिलिया का भी कुछ फॉर्म्स जो है वो एक्वेटिक हो सकता है, लाइक टर्टल्स भी रेप्टाइल है, लेकिन कहाँ मिलता है? पानी के अंदर अक्सर मिलता है, ठीक है। अभी जरा आगे बात करें, ये रेप्टिलिया किंगडम ना फुल्ली टेरेस्ट्रियल होता है बर्थ से, लेकिन जैसा मैंने कहा सब के सब नहीं, एक्सेप्शन हर जगह भाई। मैमल्स भी जमीन पे रहने के लिए बने हैं, लेकिन क्या कोई मैमल चमगादड़ बन के नहीं उड़ रहा है? या क्या कोई मैमल जो है वो वेल या डॉल्फिन बन के पानी में नहीं रह रहा है? रह रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मोटा माटी आम तौर पर जो है वो अडेप्टेशन क्या है, ये लोग फुल्ली टेरेस्ट्रियल होता है बर्थ से, यानी पैदा भी जमीन पे हुआ, रहेगा भी जमीन पे। रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? लंग्स होगा। स्किन ड्राई होता है, रफ और हॉर्नी स्केल्स होता है, यानी इनका स्केल्स जो है वो टच करने पे ड्राई भी फील होगा और थोड़ा कांटेदार फील होगा। इसके लिए ना आप स्नेक्स में जिसमें स्केल्स होता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आप देख सकते हो जो रेप्टाइल के कैटेगरी में है, उसके बॉडी को टच करने पे स्केल्स जो है वो हार्ड सा फील होगा उसमें। फिशेस के जैसा स्केल नहीं होगा, फिशेस का स्केल्स काफी फ्लैट होता है, उसके बॉडी को एरोडायनेमिक बनाने के काम आता है। इनका स्केल्स ड्राई, स्केली और वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए बना होता है आमतौर पर, ठीक है। एग्स कैसा होगा? अब की बार इनके एग्स में शेल्स देखने को मिलेगा, लेकिन शेल्स कैसा होगा? थोड़ा लेदरी शेल्स होगा, यानी कि एग के ऊपर शेल तो है, लेकिन वो शेल जो है वो बिल्कुल एक मुर्गी के अंडे के तरह नहीं है। जहां पर मुर्गी का अंडा जो बहुत हार्ड फील होता है, वहां पर इनका अंडा जो है वो थोड़ा सा लेदरी फील होता है, यानी हल्का सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली किसी बर्ड के अंडे से, ठीक है। नेक्स्ट इज, इनका अंडा ये लोग जमीन पे ही देते हैं, जैसा मैंने कहा जमीन पे पैदा हुए जमीन पे ही मर जाएंगे ये लोग। हार्ट इनमें भी 3 चेम्बर्ड होता है, और 3 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब अगेन 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। लेकिन क्रोकोडाइल जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है वो क्या देखने को मिलता है? पार्शियल, अच्छा सॉरी, हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड ही होगा, लेकिन 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल भी होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो वेंट्रिकल है ना वो हल्का पार्शियली डिवाइडेड होता है, फुल डिवाइडेड नहीं होता, वरना फिर तो 4 चेम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। एंड द एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल, जो कि एक रेप्टाइल है, उसमें ऑलमोस्ट ये डिवीजन इतना ज्यादा होता है, ये पार्शियल डिवीजन, की मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर एग्जिबिट करने लगता है। लेकिन स्टिल क्रोकोडाइल में भी ये 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर जो है हार्ट का पूरा कंप्लीट नहीं होता है। टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें तो ये भी कोल्ड ब्लडेड ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेप्टाइल्स के कैटेगरी में आते हैं। और देखो, बहुत लोग ना आमतौर पर रेप्टाइल्स को ये कहकर के भी बुला देते हैं कि जितने रेंगने वाले जीव हैं वो सारे रेप्टाइल्स है, क्योंकि मोर और लेस इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर लिम्स होता भी है ना इनके बॉडी में, तो ये जमीन से बहुत उठ कर नहीं चल रहे होते हैं, बल्कि बिल्कुल रेंगने रेंगने जैसा ही स्ट्रक्चर इनका दिखता है। जैसे आप क्रोकोडाइल देखो, एक लिजार्ड देखो, तो ये लोग बहुत ज्यादा जमीन से उठ कर नहीं चलते हैं, लिम्स होने के बावजूद भी जमीन के क्लोज रहकर चलते हैं। एंड स्नेक वगैरह की बात करोगे तो भाई इनमें लिम्स होता ही नहीं है। यहां समझ आ रहा? दिस वॉज योर क्लास रेप्टिलिया।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द एव्स। एव्स जिन्हें हम कहते हैं बर्ड्स, ये कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर अब स्केल्स नहीं फेदर्स नजर आता है। ठीक है, अब सबसे स्पेशल बात कि इनका जो फोरलिम्स है ना वो मॉडिफाइड होता है विंग्स के फॉर्म में, जिस जो इन्हें उड़ने में मदद करता है। हिंड लिम्स जो है वो स्केली होता है, ठीक है, जिससे कि ये लोग चलते हैं या चीजों को पकड़ कर रखते हैं, होल्ड करके कहीं खड़े रह सकते हैं। स्केलेटन लाइट वेट होता है और न्यूमेटिक बोन्स होता है। न्यूमेटिक बोन्स यानी कि इनका बोन्स ऑलमोस्ट हॉलो होता है, जिसके कारण बॉडी को स्ट्रक्चर भी दे देता है और साथ ही साथ इसके बॉडी को लाइट वेट भी रखता है फॉर द काउज ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बॉडी इनका भी स्ट्रीमलाइंड होगा, लेकिन तैरने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों पानी में ड्रैग मिलता है यानी कि वाटर में जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, वैसे ही एयर में भी फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, और क्योंकि इनका काम उड़ना है तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि ड्रैग इन्हें उड़ने से रोक सकता है, इसीलिए इनका बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड देखने को मिलता है। एक्सोस्केलेटन के नाम पर क्या होता है, फेदर्स, यानी बॉडी के बाहर पूरा फेदर्स से कवर्ड होगा, जो इन्हें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ड्रैग से भी बचाएगा, और सम लेवल ऑफ वाटर प्रूफिंग भी प्रोवाइड करता है। यानी बर्ड्स इतने आसानी से गीले नहीं होते हैं अपने फेदर्स के कारण। ठीक है, हार्ट अब फोर चेम्बर्ड होगा। देखो फोर चेम्बर्ड अगर नहीं होता ना तो बेचारे उड़ भी नहीं पाते, क्योंकि उड़ने के लिए बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और उतना एनर्जी जो है वो प्रॉपरली तभी ये लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे या हीट को डेसिपेट कर पाएंगे अपने बॉडी से जब फोर चेम्बर्ड हार्ट हो। फोर चेम्बर्ड हार्ट के कारण ही ये लोग इतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी सपोर्ट कर पाता है। रेस्पिरेशन लंग्स से होगा, जहां एयर सैक्स यानी कि एल्वियोली जो है वो देखने को मिलेगा, बिल्कुल हमारे तरह। ईयर ड्रम इनमें भी होगा। उन ईयर ड्रम्स को क्या कहते हैं, टिम्पैनम कहकर बुला देते हैं, जो कि एक छोटे से ट्यूब के एंड में होगा। यानी अब एक्सटर्नल ईयर ड्रम्स नहीं है, लेकिन ईयर कैनाल हमारे जितना डीप भी नहीं है, इतना इनका ईयर कैनाल जो है वो काफी शॉर्ट सा होता है, और उस शॉर्ट ईयर कैनाल के एंड में जो है वो ईयर ड्रम्स देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात करें तो नाउ दे आर वार्म ब्लडेड, अभी तक कोल्ड ब्लडेड चल रहा था। ठीक है, फिशेस कोल्ड ब्लडेड था, इसके अलावा एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड था, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड था, लेकिन बर्ड्स से अब कैटेगरी चेंज हो गया। अब मुझे दिख रहा है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। वार्म ब्लडेड को हम लोग होम्योथर्मिक कहते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर कोई भी है, कुछ भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दे कैन मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर एट द पॉइंट विच दे वांट। ठीक है, या फिर विच इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक, आगे बात करें तो रिप्रोडक्शन अंडे देने से होता है, और यहाँ पर अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना बंद हो चुका है। पीछे पीछे वाले क्लास से ही रेप्टिलिया में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता था, इंटरनल ही होता था। इनमें भी फर्टिलाइजेशन अब इंटरनल होगा, और इनका जो एग का शेल होगा वो कैल्सेरियस होगा, कहने का मतलब कैल्शियम का डिपॉजिट होगा उसमें, और उसके कारण हार्ड देखने को मिलेगा पूरा का पूरा एग शेल। एक्सटर्नल इंक्यूबेशन होता है इनमें, यानी एग को बॉडी से बाहर रिलीज करने के बाद दे यूजुअली वार्म द एग टिल द बेबी कम्स आउट ऑफ इट। ठीक है, इंक्यूबेशन उसी को कहते हैं, अंडे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म रखना, जिससे कि उसके अंदर में जो बेबी है वो अच्छे से डेवलप हो और हेल्दी तौर पर एग हैच करके बाहर आ सके। एग्जाम्पल के लिए पिजन, स्पैरो, क्रो, डक, आउल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ईमू, सनबर्ड, ये सब जो है वो क्या है, बर्ड्स का ही एग्जाम्पल है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और याद रखना, कुछ बर्ड्स फ्लाइटलेस भी होता है, सारा बर्ड्स उड़े इसका जरूरी नहीं है। कुछ बर्ड्स आर फ्लाइटलेस, लाइक ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस है, ठीक है नहीं, या कॉक का हो वो जो है वो फ्लाइटलेस है। और आगे बात करें अगर तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोयल जो कि एक मेल ब्लैक बर्ड होता है, ठीक है, इसका आवाज बड़ा सुरीला माना जाता है, जबकि वहीं पर इसी फैमिली के अगर फीमेल को देखें तो उनके फीमेल का जो वॉइस होता है ना वो इतना सुरीला नहीं होता, मेल्स का ही वॉइस इतना सुरीला है। एंड इनका एक इंटरेस्टिंग आदत ये होता है कि ये लोग अपने नेस्ट में अंडा नहीं देते हैं, ये लोग क्रो के नेस्ट में जाकर अंडा दे देते हैं, जिससे कि इन्हें इंक्यूबेशन में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब क्रो क्यों इनके बच्चे की देखभाल करेगा, क्योंकि जब अंडे में से एक तो इनके अंडे का साइज और क्रो के अंडे का साइज एंड अपीयरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और जब उस अंडे में से बच्चा भी बाहर आता है तो इनिशियली
क्रो का बच्चा और कुकू का बच्चा जो है वो सिमिलर नजर आता है। इसी वजह से धोखे में ही सही, लेकिन क्रो जो है वो इनके बच्चे का देखभाल कर देता है। इसको ब्रूड पैरासिटिज्म करके इस कंडीशन को हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑस्ट्रिच जो कि लार्जेस्ट और हेवीएस्ट बर्ड है लेकिन फास्टेस्ट बर्ड है लैंड पे, जमीन पे सबसे तेज दौड़ने वाला जो बर्ड है दैट इज ऑस्ट्रिच। और इसका जो आईज है वो इसके अपने ब्रेन से भी बड़ा है। और हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है, खासतौर पर बर्ड्स, उनमें सबसे बड़ा अंडा भी इन्हीं का होता है। इनफैक्ट इनका अंडा इतना बड़ा होता है और ये खुद इतने बड़े होते हैं कि ज्यादातर अंडे जो ऑस्ट्रिच देते हैं उनमें से बहुत सारा अंडा गिर के टूट जाता है उतने हाइट से गिरने के कारण। ठीक है, क्योंकि एक तो वो अंडा भारी है और एक पर्टिकुलर हाइट से गिरेगा। ऑस्ट्रिच की हाइट अच्छी खासी होती है जिसके कारण बहुत सारा एग्स डैमेज भी हो जाता है इनका। Now we have the class Mammalia, which is the last class we are going to discuss, and the point interesting about is that we also belong to this class. We are also mammals, और mammals के बारे में अगर आप देखो तो they are one of those organisms जो कि पूरे अर्थ में अलग अलग जगहों में फैले हुए हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी कि इट इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाता है और यही रीजन है कि अलग अलग जगहों पे आराम से मिल सकता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जिंदा रह सकता है। आओ जरा इसके बारे में समझना शुरू करें। हैबिटेट फ्लेक्सिबिलिटी, लैंड में है, वाटर में है। वाटर में जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स, ठीक है, और पोर्पोइजेस। साथ में अगर बात करें तो हवा में भी कुछ कुछ मिल जा रहा है जैसे चमगादड़ वगैरह। ठीक है, इनके स्किन की खासियत, हेयर से कवर्ड होता है इनका स्किन, और स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स होता है। स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने वाली ग्रंथि हमारे स्किन में है, वैसे ही सारे मैमल्स में होता है। सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स नहीं बल्कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होता है हमारे स्किन में, जो कि उसको मॉइस्ट रखने में और साथ ही साथ एक तरीके से हेल्दी रखने में स्किन को हेल्प करता है, जिन ग्लैंड्स को सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है। रिप्रोडक्शन देखोगे तो कैसा होता है, मोस्टली विविपोरस, ऑलमोस्ट सारे ही मैमल्स सीधे बच्चों को जन्म देते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक प्लेटिपस। प्लेटिपस एक मैमल है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देता है, सीधा जो है वो अंडा देता है, फिर अंडे में से बच्चा निकलता है। एक और खासियत, ज्यादातर जो मैमल्स है वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और उसके अलावा बच्चे का जो है वो पोस्ट बर्थ केयर भी करते हैं, यानी एक लेवल तक, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक वो लोग बच्चों का केयर करते हैं सो दैट दे गेट टाइम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट बिफोर दे फेस द वर्ल्ड देयर सेल्फ। ठीक है, एंड फॉर दैट केस ध्यान रखने के लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और यही मिल्क जो है वो अर्ली नरिशमेंट प्रोवाइड करने में न्यूली बॉर्न मैमल्स को हेल्प करता है। ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में होता है लेकिन लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन्स की है तो, लेकिन फंक्शनल नहीं है। एक्सेप्शंस में देख लो भाई, स्पाइनी एंटीटर जो है वो है मैमल जिसको हम लोग एकिडना कहते हैं, ये है मैमल लेकिन देता है अंडा। डक बिल्ड प्लेटिपस जिसे मोनोट्रीम्स के कैटेगरी में इन लोगों को रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये लोग है तो मैमल्स लेकिन देता क्या है, अंडा देता है। हार्ट इनका अब कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड होगा अच्छे तरीके से, जिसके कारण ये लोग होगा वार्म ब्लडेड, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएगा। एंड रेस्पिरेशन कैसे होगा, लंग्स से रेस्पिरेशन होगा और लंग्स में साथ में सपोर्ट करने के लिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम होगा जो कि ओवरऑल रेस्पिरेशन के प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। ये चीज समझ आ रहा है? चलो वेरी गुड। एंड जैसा मैंने कहा था वार्म ब्लडेड ये लोग होंगे, क्यों? क्योंकि फोर चेम्बर्ड हार्ट है और इनका टेम्परेचर रेगुलेट करने का कैपेसिटी भी है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो टू पेयर ऑफ लिम्स होगा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होगा ज्यादातर में, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। ठीक है, ये ज्यादातर मैमल्स में देखने को मिलता है। एंड टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में, ज्यादातर मैमल्स में टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। इसका भी एक बहुत बेसिक रीजन है भाई। रीजन क्या है? जो मेल टेस्टिस होता है उसे गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी से 2 और 2.5 डिग्री के आसपास कम टेम्परेचर चाहिए।
जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 पॉइंट या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उससे 2-2.5 डिग्री कम का टेम्परेचर चाहिए होता है हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। दैट इज वाई टेस्टिस का जो प्लेसमेंट है वो बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में किया गया है, सो दैट इट कैन मेंटेन इट्स टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एंड एग्जाम्पल की बात करें, कैट, डॉग, काउ, शीप, रैट, बैट, सील, मंकी, एप, मैन, ये सब किस में आते हैं भाई? मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। सो दिस वाज योर चैप्टर। कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया है। बस लास्ट में हमारे पास ये देखो कुछ की टर्म्स है, इन्हें हम देख लेते हैं। पोइकिलोथर्मल मैंने बताया था, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, फ्लक्चुएट करता है विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योथर्मल जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी अपने बॉडी को के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। ओपरक्यूलम जिसे कि बोनी गिल कवर भी कह सकते हैं, बोनी फिशेस में जो गिल्स को कवर करके रखने के लिए स्ट्रक्चर होता है। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब कहने का मतलब जिनका लिम्स 5 डिजिट्स में खत्म होता है, यानी 5 फिंगर्स होता है। ब्रूड पैरासिटिज्म यानी जब एक बर्ड किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में अंडा दे देता है, सो दैट इट कैन स्किप इट्स रोल एज पेरेंट, और उसे हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। एंड लास्ट में है भाई मोनोट्रिम। मोनोट्रिम यानी कि ऐसे मैमल्स जो अंडा देते हैं। सो दीज वेर सम की टर्म्स। और बच्चों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़कर खत्म कर लिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड डू कम बैक टू आवर चैनल फॉर सच वीडियोस। और मैं आपसे मिलता हूं फिर कभी और किसी और टॉपिक के साथ किसी और लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।